नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लगातार चौथे दिन बंद है। इस बीच एसडीआरएफ ने आज सुबह मलबे के बीच से यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया, जिसमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने वाले सिख तीर्थयात्री और बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्री शामिल हैं। हालांकि गुरुवार को भी इसी से फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में कुछ मजदूर गिर रहे बोल्डर से बाल बाल बचे, जिसके बाद आवाजाही बंद कर दी गई थी। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि करीब 1500 के आसपास तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर निकाला जा रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पिछले अगर बात करें तो 74 घंटों से यहाँ पे बाधित था और आज सुबह 9 बजे पैदल यात्रा के लिए इस मार्ग को खोल दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पैदल यात्री हैं वो अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। एक खुशी भी लोगों के चेहरे पर देखी जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक लोगों को यहाँ पे फंसना पड़ा। लगभग 74 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी क्षेत्र में फंसना अपने घर से दूर। तो अब यात्रियों ने राहत की सांस ली है और आप देख सकते हैं जो पैदल यात्रा है वो किस तरीके से यहाँ पे अभी चल रही है। ये सामने एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 74 घंटे तक दिन रात यहाँ पे काम हुआ है और काम करने के बाद अब इस मार्ग को पैदल रास्ते के लिए खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो थी वो लोगों में जगी है और आप लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोगीधारा। पौड़ी में नेशनल हाईवे 534 एक बार फिर से बंद हो चुका है। रात से लगातार हो रही बारिश के चलते कोटद्वार दुगड्डा के बीच 5वें मील पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क कट गया। सड़क बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिससे सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। लैंसडाउन, पोखड़ा समेत पौड़ी से आने वाले तमाम यात्री पिछले कई घंटों से सड़क पर ही फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगर क्षेत्र का मेडागाड नाला आधे घंटे की तेज बारिश में उफान पर आया, जिससे गंगोत्री हाईवे पर 1 घंटे तक जाम लग गया। नाला अपने साथ बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी बहा कर ले आया, जिससे कई जगहों पर तालाब जैसे हालात बन गए। कुछ दुकानों में भी बरसाती पानी घुस गया। वहीं इस दौरान कुछ लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरते हुए नजर आए। बारिश बंद होने के बाद बीआरओ ने रोड खोल दिया और मैनागाड़ से पूरी रोड आपकी ब्लॉक हो गई। एक आध घंटे के लिए थोड़ा यातायात बाधित रहा और जिसके कारण से ये जो मलबा रोड के किनारे हल्के फुल्के दुकानों में भी घुसा। गुरुवार की रात हल्द्वानी के काठगोदाम इलाके में भारी बारिश देखने को मिली। पहाड़ में हुई अचानक बारिश के बाद यहां पर कलसिया नाला अचानक से उफान पर आ गया। नाले में इतना पानी आ गया कि आसपास रहने वाले घरों में हाहाकार मच गया और लोग अपने घर छोड़कर भाग उठे। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस दौरान कई लोगों के घरों में मलबा भर गया। हल्द्वानी से सटे काठगोदाम और दमुआ ढूंगा के ऊपरी इलाके में हुई बारिश से बरसाती नाले अचानक से उफान पर आ गए। इसी दौरान देवखड़ी नाला भी उफान पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस देर रात तक बाइक सवार की तलाश करती रही। हालांकि उसकी बाइक तो पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने युवक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाला पार करने के लिए आगे बढ़ गया और तभी उसकी चपेट में आ गया। शुक्रवार की तड़के हुई बारिश के चलते नैनीताल जिले की 12 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें हल्द्वानी से कालाढूंगी होकर रामनगर जाने वाला स्टेट हाईवे भी शामिल है। इस हाईवे पर चकलुआ के पास कुछ दिन पहले जो पुल नाले की चपेट में आया था, उसी पुल के पास नाले ने और ज्यादा कटान कर दिया, जिसके चलते रोड अब ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। कांकरा और नरकूटा के बीच सबसे अधिक समस्या बनी हुई है। यहां पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ऐसे में हर दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे चारधाम आ रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
हरिद्वार कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ मेले की समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। साथ ही कई बीजेपी नेता भी मीटिंग में शामिल हुए। यूसीसी की चारों खंडों की रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के चलते रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका था, लेकिन आज यूसीसी कमेटी ने इस रिपोर्ट को साझा किया। रिपोर्ट को आज ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं यूसीसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सीएम धामी ने कहा कि हम कमेटी का आभार जताते हैं कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। हमने जो वादा विधानसभा चुनाव के समय किया था उसे पूरा किया। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी और एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था वो वायदा हमारा पूरा हुआ है। और यूसीसी कमेटी की प्रेस वार्ता चल रही है। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिन्हा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कमेटी के मेंबर एडीजी अमित सिन्हा भी मौजूद थे। तमाम बातें उसी दौरान कही गई और कहा गया कि हम रिपोर्ट को आज ही अपलोड करेंगे, इसे सार्वजनिक करेंगे। और उसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का रिएक्शन सामने आया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि कांग्रेस के उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में लगातार मिली हार के कारणों को अब दिल्ली की टीम तलाशेगी। कांग्रेस ने पूर्व सांसद पीएल पुनिया के नेतृत्व में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी 18 जुलाई से 3 दिन के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहेगी। कमेटी में रजनी पाटिल भी सदस्य हैं। कमेटी पार्टी के सांसद, प्रत्याशी, विधायकों, पूर्व विधायकों से बात करेगी। इसके साथ ही एआईसीसी, पीसीसी सदस्यों, जिला ब्लॉक और नगर कांग्रेस अध्यक्षों, आनुषांगिक संगठन, विभाग व प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से मुलाकात करेगी। कमेटी हार की वजहों को तलाश कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो उत्तराखंड के लिए है, जिसके चेयरमैन पीएल पुनिया साहब हैं और रजनी पाटिल जी उसकी सदस्य हैं, वो 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में आ रही हैं। 18, 19, 20 3 दिन वो लोग यहाँ रहेंगे और पार्टी के विभिन्न स्तर के नेताओं से मिलेंगे और पार्टी के हार के कारणों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। करीब 3 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन सैन्य धाम बन नहीं पाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। हरीश रावत ने कहा कि सैनिक हमारे लिए जो पूजनीय और वंदनीय थे, इन्होंने सैन्य धाम को मजाक का पात्र बना दिया। वहीं पहली बार धाम का शिलान्यास करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मेरे मुख्यमंत्री रहते वहां जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं था और प्रधानमंत्री की सोच पर यह काम शुरू किया गया था और सैन्य धाम जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। मुश्किल ये हो रही है कि भाजपा में धाम बनाने की होड़ लगी हुई है। इन्होंने एक धाम सैन्य धाम बनाया, वैसे ही सैनिक हमारे पूजनीय थे, वंदनीय हैं, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, हमारे गौरव हैं। इन्होंने वो धाम भी मजाक का पात्र बना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2019 के चुनाव में उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं बल्कि 5वां धाम भी है उत्तराखंड। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को सैन्य धाम की उन्होंने एक संज्ञा दी थी। कोई विवाद वहां पर नहीं था। आपको ध्यान भी होगा कि जब तक मुझे जहां तक याद है, जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा तो किसी तरह का विवाद उस भूमि में नहीं हुआ। अब क्या विवाद है मुझे मालूम नहीं है, हरीश रावत जी ने क्यों ये बात कही है, लेकिन हाँ, सैन्य धाम जितनी जल्दी हो सके वो बनना चाहिए।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुवार की रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल ने गृह मंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने गृह मंत्री को वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रगति, प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों और होम स्टे के विस्तार के संबंध में जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड पुलिस के आधुनिकीकरण और साइबर चुनौतियों की तैयारियों सहित नरेंद्रनगर स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी के आधुनिकीकरण और बाकी विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं और रिजल्ट शनिवार को आएगा। इन चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट अनुकूल रहे तो पार्टी के लिए प्लस ही होगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसे 1 सीट पर उम्मीद है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। 2014 के लोकसभा चुनाव से उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए जो राजनीतिक सूखा पड़ा वो अभी तक जारी है। 2014 और उसके बाद हुए हर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस को एक के बाद एक हार मिली है। हाल ही में जो 5 लोकसभा सीट के परिणाम आए उसके आधार पर न्यूज 18 ने सभी 70 विधानसभा सीटों का विश्लेषण किया। चुनावी डाटा दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। 70 में से 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे रही। पहाड़ में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। टिहरी लोकसभा में निर्दलीय कैंडिडेट 3 सीटों पर आगे रहा। कांग्रेस सिर्फ नैनीताल की 1 और हरिद्वार की 6 सीटों पर आगे रही। इनमें नैनीताल लोकसभा की जसपुर विधानसभा, हरिद्वार जिले की ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरानकलियर, मंगलौर और लक्सर विधानसभा शामिल है। बुधवार को बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी आगे रही और मुस्लिम वोटर बाहुल्य मंगलौर में कांग्रेस। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीट बीजेपी के पास नहीं थी। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड साफ संकेत देता है कि उत्तराखंड में फिलहाल बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी सत्ता में लौट सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि वोटर्स बीजेपी को पीएम मोदी की साफ इमेज और राज्य सरकार के कामकाज पर आशीर्वाद दे रहे हैं। लगातार चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हम उनकी अपेक्षाओं को, आशाओं को, उत्तराखंड की चुनौतियों को सफल करने के लिए, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड आए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको हम निश्चित रूप से धरातल पर उतारेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ हल्द्वानी और श्रीनगर विधानसभा में बीजेपी से करीबी मुकाबला करते दिखी। अलबत्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 19 विधायक जीते थे, जिसमें से बद्रीनाथ विधायक पार्टी छोड़ गए। कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएम रहे हरीश रावत मानते हैं कि कांग्रेस का वोटर्स के साथ कनेक्शन टूटा है। इसका खामियाजा पहाड़ से लेकर देहरादून, रामनगर तक उठाना पड़ रहा है। जहां जहां हमारे पर्वतीय मतदाता ज्यादा थे, वहां हम बड़े बहुमत के साथ हार गए। 1 साल का कैंपेन हमको चलाने की जरूरत है कि भाई हमसे क्या गलती हुई और हमें क्षमा करें और हम आपके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। पिछले कुछ सालों में कमजोर संगठन और बड़े नेताओं के बीच संघर्ष की वजह से कांग्रेस अपनी जमीन खोती दिखी। वहीं मजबूत संगठन और हिंदूवादी इमेज के चलते बीजेपी ने अपनी जड़ें गहरी कर ली है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। मॉनसून सीजन में डेंगू की चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी भी जारी कर चुका है, जबकि अस्पतालों में बनाए गए डेंगू वार्ड में समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की गढ़वाल के निदेशक ने सभी सीएमओ, एडिशनल सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि डेंगू पर की जा रही व्यवस्थाओं को जांचने और अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखें।
बीते साल डेंगू के केस बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ गई थी। अकेले पौड़ी में ही डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार चला गया था। बेड्स, वार्ड्स को किसी भी इमरजेंसी में अगर ज्यादा केसेस आते हैं, एक वार्ड सारे तैयार रखें। जैसे कि आपको विगत है कि अब डेंगू भी आने वाला है। पिछली बार हम लोगों ने बहुत झेला है डेंगू महामारी को, तो उसमें भी एडवाइजरी सारी जारी हो गई है डेंगू की, एवं मॉनसून की भी सारी हमारी एडवाइजरी जारी हो गई हैं और उसका पालन सभी लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियों को अब विभाग अंतिम रूप देने में जुट गया है और इस बार होने वाले नेशनल गेम्स के लिए प्रदेश के 3 पारंपरिक खेलों को भी जगह मिलेगी। 38वें नेशनल गेम्स के लिए खेल विभाग ने अब सभी ग्राउंड्स को तैयार कर रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 34 गेम्स की सूची भी खेल विभाग को दी है, तो वहीं पहली बार इन गेम्स के अलावा 3 पारंपरिक खेलों को भी नेशनल गेम्स में जगह मिली है, जिसमें कराटे और योगा के साथ मलखम्ब को भी शामिल किया गया है। मलखम्ब में खिलाड़ी लकड़ी के डंडे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। ये तीनों खेल इन 34 गेम्स के अलग होंगे। वहीं राज्य सरकार ने अभी तक नेशनल गेम्स को 4 जिलों तक सीमित रखा था, लेकिन अब प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भी खेलों का आयोजन किया जाएगा। अभी तक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में खेलों का आयोजन होना था, लेकिन अब पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ के साथ कुछ और जिलों में भी खेलों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, हम लोग की खेल की पूरी तैयारी हो रखी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। डेली हम लोग की मीटिंग हो रही है, संघ से भी मीटिंग हो रही है। जो फेडरेशन का मेन रोल रहता है इसमें, खिलाड़ियों को चयन करना, खिलाड़ियों को लाना और खेल को कराने के लिए उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। पूछिए तो इसमें हमारे टोटल 34 गेम जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बताती है, उसके अतिरिक्त 3 और गेम पे, इस तरह 37 गेम पे मुहर लग चुकी है। और अन्य गेमों के विषय में ये कहा गया है कि जो उत्तराखंड के गेम हैं जिसमें हमारी मेडल की संभावना बनती है, उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। साथ राष्ट्रीय खेलों से पहले प्रदेश में प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता होनी है और इन प्रतियोगिताओं से ही नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। खिलाड़ियों के रहने के साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए मीटिंग का दौर जारी है। माना जा रहा है कि इन खेलों के लिए करीब 15,000 खिलाड़ी और अन्य लोग इन खेलों के दौरान प्रदेश में आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर टमाटर ने लोगों को लाल कर दिया है। किचन का जायका टमाटर की लाली ने बिगाड़ दी, तो टमाटर किसानों को फसल का दाम मिल नहीं पा रहा है। बारिश से हुए नुकसान के बाद अब बिचौलिए किसानों की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। टमाटर की लालिमा ने लोगों को लाल कर दिया है। बाजार में 100 से 120 रुपए किलो टमाटर के रेट जरूर है, लेकिन किसान को 30 ही रुपए प्रति किलो मिल पा रहा है। तो वहीं पहाड़ के किसानों को टमाटर का दाम ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब किसान बिचौलियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। किसान को तो ऐसा है, इस समय बिचौलिया पूरी तरह हावी है, क्योंकि किसान का जो है अभी मंडी बाजार जो है हमारा 30 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 35 रुपए तक जा रहा है, और वही टमाटर जो है बिचौलिया जो है 100 रुपए, 120 रुपए। तो बिचौलिए पे जब तक लगाम नहीं कसी जाती है, क्योंकि इसमें हम आड़ती को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आड़ती अपने हिसाब से जो टमाटर की स्थिति देखते हुए। किसानों को इस साल दोहरी मार पड़ी है। पहले बारिश ने टमाटर की खेती को खराब किया, फिर मंडी में बिचौलियों ने किसानों के बजाय अपनी जेब को गर्म किया है और टमाटर को 100 पार कर जनता का टेस्ट खराब कर दिया। हालांकि किसान ओपन मंडी में रेट तय करने की मांग कर रहे हैं। जो फसल अगर मंडी तक जा भी रही है, उसका उचित दाम इन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकारों को चाहिए जो बिचौलिए हैं उन पर कार्रवाई करें, ताकि किसान को उसके फसल का दाम सही से मिल पाए। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, ताड़ा गांव, नैनीताल।